नाजरीन सलामुन अलैकुम। अगर हम तारीख़ इंसानियत पर नज़र डालें तो तारीख़ इंसानियत कहाँ से शुरू होती है? अगर हम किसी भी मज़हब को उठा के देखें, मुस्लिम्स में देखें तो जनाब आदम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम, क्रिश्चियनिटी देखें एडम एंड ईव, हिंदू माइथोलॉजी देखें तो हमें पता चलता है कि उनमें पहले इंसान जो थे वो थे मनु और अनंती। यानी कहीं भी हमें आदम और अब्दुल, एडम और पॉल या मनु और महेश या मनीष नहीं मिलते। यानी इससे पता ये चलता है कि जो शुरुआत हो रही है इंसानियत की वो शुरू हो रही है एक मर्द और एक औरत से। लेकिन फिर आज हम अगर देखें दौरे हाजिर, यहाँ पर ऐसा है कि सारे जो फ़र्क होते थे ख़त्म होते जा रहे हैं और अब तो ये हो गया है कि आप सेम जेंडर से भी मोहब्बत कर सकते हैं और आप उनसे भी शादी कर सकते हैं बग़ैर LGBT कम्युनिटी को कोई हम ऑफेंड किए। हम दीन इस्लाम से जानेंगे कि इस्लाम क्या कहता है या क्या कवानीन और शराइत हैं इस LGBT कम्युनिटी के बारे में, और इसमें हमारी रहनुमाई करेंगे डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम। आगा, आज हम देखें कि जिस तरफ ज़माना जा रहा है, आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि जहां मर्द मर्दों से शादी कर रहे हैं, औरतें औरतों से शादी कर रही हैं। तो क्या ये अभी हो रहा है या पहले भी इसकी कोई तारीख मिलती है, या कुरान और हदीस में इसके हवाले से कुछ हम लोगों को मिलता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, या अभी ये बस दौरे हाजिर की कोई खुराफात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपका सवाल है ये आज का एक बर्निंग टॉपिक है जी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है ये, और हर एक को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी मौके पर इस सवाल के जवाब का सामना करना पड़ेगा। तो जहाँ तक बात इसकी है कि ये आज का जो है वो फिनोमेनन है या इससे पहले भी रहा है, तो ये ज़रूर कहेंगे कि इस तरह से कि मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ नेशंस उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, कानून बना रहे, उस एतबार से तो ये बिल्कुल पहली दफ़ा तारीख़ में नज़र आ रहा है। इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं था। इससे पहले अगर ये चीज़ें अगर थी भी तो एक परवर्जन के तौर पर, एक्सेप्शन के तौर पर इंसानी समाज में होती हैं और हो सकती हैं, है ना, कि किसी का ओरिएंटेशन कुछ हो, किसी का ओरिएंटेशन कुछ हो, लेकिन तारीख़ में बहुत ज़्यादा इसका तज़किरा हमको नहीं मिलता है। बल्कि नेचुरल जो तरीक़ा रहा है हमेशा से वो वही रहा है कि एक औरत और एक मर्द, है ना, और उससे इंसानी समाज आगे बढ़ा। चाहे वो जैसा कि आपने ख़ुद कोट किया कुरान की मुक़द्दस आयतें हों, या वेदा के श्लोक हों, या जो है वो बाइबल की वर्सेस हों, या जिस भी जगह पे आप चले जाएं, लेकिन ये है कि ये ओरिएंटेशंस हैं इस तरह के, ये तारीख़ में रहे हैं, एक्सेप्शंस के तौर के ऊपर रहे हैं। अच्छा। एक्सेप्शंस के तौर पर रहे हैं, लेकिन कभी मेन स्ट्रीम नहीं बनने पाए, है ना। मेन स्ट्रीम ह्यूमन सोसाइटी, माशरा जो है वो बनता है, वो माशरा बनता है मर्द और औरत से, है ना। देखिए, माशरा और समाज, जिसको समाज कहा जाता है, समाज की यूनिट क्या है? समाज की यूनिट है एक फैमिली, है ना, एक फैमिली, वो फैमिली जो है वो ह्यूमंस को प्रोड्यूस करती है, वो फैमिली, है ना। देखिए, समाज की यूनिट फर्द नहीं है बल्कि फैमिली है। फैमिली वो यूनिट है कि जिसको मिलाने से जो है वो समाज बनता है, माशरा बनता है। तो माशरा कैसे यानी ये फैमिली कैसे बनेगी? ये फैमिली देखिए मर्द और मर्द से नहीं बन सकती, औरत और औरत से नहीं बन सकती। ये फैमिली मर्द और औरत से बनेगी। क्यों? क्योंकि फिर इनके बीच रिप्रोडक्शन होगा, कुछ नई नस्ल वजूद में आएगी, एक ऐसी नस्ल, ऐसी पाक नस्ल वजूद में आए जो क्राइम से जो है की तरफ झुकाव न रखती हो, जो हेल्दी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ झुकाव रखती हो, है ना। ऐसी नस्ल जो वजूद में आएगी वो इन्हीं जो है वो एक मर्द और एक औरत के होने से वजूद में आ सकती है। अब ये इस तरह की चीज़ें हैं कि साहब ये जो है वो मर्द और मर्द शादी कर ले, औरत और शादी कर ले, इससे हासिल क्या होने वाला है? सिवाय ये कि जज्बात की तस्कीन हो जाए, इसके अलावा और क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। तो किसी माशरे, किसी समाज की बुनियाद नहीं बन सकती ये चीज़। लेकिन आगा, कहा यह जाता है ना कि बहुत से अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो या तो वो अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं, 2 फादर्स हैं, 2 मदर्स हैं, या वो ये करते हैं कि वो सरोगेसी की तरफ चले जाते हैं। तो मतलब उनकी फैमिली तो बनी रही है, तो इसमें कोई हर्ज तो नज़र आ नहीं रहा। नहीं, देखिए ये जो है अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कर लेना, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक्सेप्शन है। इसको एक्सेप्शन ही रहने दीजिए कि कोई अनाथ बच्चा है, अनाथ बच्चा भी एक्सेप्शन है
और उनको अडॉप्ट करने वाले भी एक्सेप्शन है। नेचुरल लॉ ये है कि हर बच्चे के पेरेंट हों, नेचुरल लॉ ये है कि हर फैमिली जो है वो रिप्रोड्यूस करे, ये नेचुरल लॉ है। अब इसमें एक्सेप्शंस है कि कोई कर ले, ये तो इसमें ये भी है कि भाई अगर जो है वो मर्द और औरत जिनके जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अडॉप्ट किए लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अडॉप्शन अपनी जगह पे हो सकता है, लेकिन इस्लाम इस अडॉप्शन को बिल्कुल लीगल पोजीशन नहीं देता है। इसलिए कि अगर आपने एक बेटे को अडॉप्ट किया, बच्चे को अडॉप्ट किया, छोटा बच्चा था, जब वो बालिग हो जाएगा तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग एन अडॉप्टेड सन वो आपका महरम नहीं बन सकता। अच्छा जी। और अगर आपने एक बेटी को अडॉप्ट किया है तो वो बेटी जब बालिग हो जाएगी तो वो अपने बाप के लिए महरम नहीं बन सकती है। लेकिन आगा हमारे यहाँ रजाई माँ का भी तो कॉन्सेप्ट है कि रज़ाई अगर माँ। बहुत छोटा बच्चा ले ले और माँ उसे फीड कर दे तो हाँ, तो फीड कर दे ना, तो वो एक अलग बात हुई कि फीड कर दे तो रजाई माँ बन जाएगी। जी। दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही है। तब वो महरम हो जाए। हाँ, तब वो महरम हो जाएगी। तो रजाई माँ बनना एक अलग चीज है, लेकिन एक ऐसे बच्चे को मसलन 2 साल, तो रजाअत कैसे साबित होती है? रजाअत साबित होती है जब वो बच्चा दूध पिए अंडर 2 कंडीशन में, 2 साल से नीचे की उम्र का हो, और अगर 2.25 साल का बच्चा है तो रजाअत भी लाजिम नहीं आएगी। बिल्कुल, रजाअत उसमें बिल्कुल भी लाजिम नहीं आएगी और रजाअत उस पर लागू नहीं होगी। और जब रजाअत लागू नहीं होगी तो वो किसी भी हालत में महरम नहीं हो सकता। महरम होने के रिश्ते अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ साफ लकीरों की तरफ वाजे कर दिए हैं। अगर ये कोई भाई, बेटा, बाप, सब आपको हज़रात को पता है। जी जी बिल्कुल। अगर ये जो बात करें अगर हम LGBT कम्युनिटी की, तो क्या ये कोई जहनी या नफ्सियाती बीमारी होती है? क्योंकि आज तो इसे बीमारी कहना क्राइम है, लेकिन क्या जो उनके माइंड में जो है वो क्या इम्बैलेंसेस होते हैं या क्या होता है जो उनको लगता है कि नहीं हम एक्चुअली कोई औरत नहीं है, हम एक आदमी है अंदर से? बिल्कुल सही। जी। देखिए, ये चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम भी कोई क्राइम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर निगाह रखें, और अगर उनके अंदर ऐसी टेंडेंसीज हैं तो उसका छोटेपन में इलाज करें, है ना, उसकी प्रॉपर उसका ओरिएंटेशन किया जाए, प्रॉपर उसकी कंडीशनिंग की जाए, है ना, और उससे उसका इलाज किया जाए, ताकि ये बड़ा होने के बाद जो है वो इस कंडीशन में ना पहुंच जाए। देखिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा इनका सपोर्टर है वो भी ये बात जानता है, वो भी ये बात करता है कि ये एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल ये जो है वो इस पूरे मैरिज के इंस्टीट्यूशन को ही बदल देगा और अब ये ऐसा होने लगेगा। ना ऐसा कभी हुआ है, ना ऐसा होगा। देखिए, हमेशा होता ये तारीख में कभी कभी जो है वो एक लहर चल रही, समंदर चल रहा है, उसमें एक छोटी सी लहर उठी, उस वक्त देख के हम घबरा जाते हैं, अरे ये क्या होगा। लेकिन एक लहर वो होती है जो सब पे गालिब आ जाती है। ऐसी कोई लहर नहीं है, बल्कि ये लहर है वक्त में एक जगह जो है वो पैदा हुई है, और ये जो है मुमकिन है कि अपनी मौत आप मर जाए, बात ख़त्म भी हो जाए। और ये देखते हैं हम कि आगे ये इसका क्या मामला है। तो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, ठीक है ना, तो हम ये देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, क्या होने वाला है। अगर लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इनिशियल स्टेज से तो बात आगे निकल चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारे मुल्क हैं जो इन्हें लीगलाइज कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, और प्राइड की बाकायदा जो परेड्स होती हैं वो निकाली जाती हैं पब्लिकली, ताकि जिनको इसके बारे में नहीं भी पता है वो इस बारे में फिर जाने। तो क्या वजह है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करिए? जैसे आपने कहा कि फैमिली यूनिट से समाज चलता है, तो क्या एक कंट्री के लिए नुकसानदेह नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों को लीगलाइज करेंगे तो इन 50 इयर्स उनके लिए ही नुकसानदेह साबित हो? बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तबाही आने वाली है। आप ये देखिए कि वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में भी कितने ममालिक ऐसे हैं कि जो पॉपुलेशन की कमी से परेशान है। जी। आपको मालूम है, जापान में एक तरह से पैनिक क्रिएट हो गया है, क्योंकि जापान के लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? मेंटल स्ट्रेस की वजह से और ये तमाम चीज़ों की वजह से और जिम्मेदारी से भागने की वजह से। गवर्नमेंट अब नए नए तरह के इंसेंटिव्स दे रही है, लोगों से कह रही है कि भैया प्लीज़ बच्चे पैदा करो, क्योंकि कल को ये होगा कि ये नस्ल जो है वो बूढ़ी हो जाएगी। तो बूढ़ी होने के बाद ये लोग तो सिर्फ जो है लाइबिलिटी बनेंगे, तो टैक्स पेयर कहाँ से आएंगे, काम करने वाले कहाँ से आएंगे? जब काम करने वाले नहीं आएंगे तो हमारी वेलफेयर स्कीमें चलेगी कैसे चलेगी, बताइए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो है वो जापान की जो एवरेज एज है वो तकरीबन 87-88 ईयर्स है, एवरेज एज। जापान में 100 साल की उम्र से ज्यादा के लोग 50,000 की तादाद में मौजूद है।
100 से ऊपर के, इन सब के मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट को रिसोर्सेज की जरूरत है कि नहीं? ये रिसोर्सेज कहां से आते हैं? उस उम्र वाले से आते हैं कि जो काम करने की नौजवान पीढ़ी है ना, नौजवान पीढ़ी है जो काम कर रही है, उस काम करने वाले और उसके टैक्स की वजह से आप वेलफेयर स्कीमें चलाते हैं। आप ये बताइए कि जिस वक्त ये नस्लें खत्म होने लगेंगी उस वक्त क्या होगा? इसी तरीके से सिर्फ जापान एक्सेप्शन नहीं है, यूरोप के बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन की जो क्लॉक है वो नेगेटिव चल रही है, वो जो है पीछे चल रही है, जो है वो खत्म होती जा रही हैं, आबादियां कम होती जा रही हैं। बहुत सी जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ये मुल्क खत्म हो जाएंगे एक दिन अगर इसी तरह से चलता रहा, क्योंकि लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। देखिए ये चीज़ें वही हैं कि जो हमारा दिल चाहेगा, जो इंसान जब लस्ट में और लालच में और हवस में डूब जाता है तो बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं करने को, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए जो है वो कानून का फरीज़ा ये है कि सिर्फ जो लोगों को अच्छा लग रहा है वो ना बताए, बल्कि ये कि इंसानी समाज का जिसमें फ़ायदा है। आप नतीजा क्या होगा, अभी आप ज़रा इसको और ज़्यादा आगे बढ़ने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि जब इन मुल्कों में आबादियाँ गिरने लगेंगी ट्रेमेंडसली, तभी ये कहा जाएगा कि बाहर से मुल्कों को ले आओ भाई, उनको वीज़ा दो, उनको वो करो ताकि वो आएँ और हमारे मुल्क की आबादी बढ़ाएं। कितने मुल्क ऐसे हैं कि जो है वो थर्ड वर्ल्ड से लोगों को बुला रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको वीज़ा देंगे, हम आपको परमानेंट रेजिडेंस देंगे, हम आपको अपना पासपोर्ट देंगे ताकि आप हमारे यहाँ काम कीजिए और टैक्स पे करिए। जो आप टैक्स पे करेंगे उसके ज़रिए से हम अपनी फलाही स्कीमों को चला सकेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल वही बात है। आप अगर थोड़ा सा गौर करें कि दुनिया को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या खतरे हैं, लेकिन आग बंद किए बैठे हुए हैं। अभी तक कोई बहुत ही ज़बरदस्त कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिए जा रहे। बस ये वही मामला है कि जो हर वो चीज़ जो चल रही हो, ये आप देख के मत समझिए कि यही चलने वाली है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आइडिया जो है वो अपने कमाल तक पहुंचने से पहले ही अबॉर्ट हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो अभी हम इस बात को देखेंगे, इसलिए कि कोई भी चीज़ जो इंसानी रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रुकावट बन रही है वो इंसानी समाज में ज्यादा दिन नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। एक्सेप्शंस के तौर पर दुनिया एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है, करके देख ले। हम ना इस पे कुछ जो है वो कोई नेगेटिव बात नहीं कहेंगे, इसलिए कि नेगेटिव बात कहने में होता ही है कि जो है वो आदमी के गले पे वो बात पड़ जाती है और उसको कभी कभी अपने वर्ड वापस लेने पड़ जाते हैं। लेकिन हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सपोर्टर भी ये कहेगा कि ये इंसानी मिजाज, इंसानी समाज के लिए कोई बहुत हेल्दी साइन नहीं है। अगर ऐसा ही होने लगे तो आप ये बताइए कि फिर ये जेंडर का डिफरेंट होना, ये इसकी क्या अहमियत रह जाएगी दुनिया में? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान, जो बात होती है सब बराबर हैं, देखिए इक्वालिटी है, आइडेंटिकलनेस नहीं है। क्या इंसान तरक्की करके कभी ऐसा हो सकता है कि मेल जो है वो बच्चे पैदा करने लगे? आगा सही में एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं वो लोग ऑपरेशन में कि आदमी को फीमेल ऑर्गन्स दिए जा रहे हैं कि अब वो रिप्रोडक्शन करे। ठीक है, हम कहते इसका मतलब उसे फीमेल बना दिया ना जी। फिर तो वो फीमेल बन गया जी। तो वो फीमेल के हुक्म में आ गया। अच्छा। फिर तो वो मेल नहीं रहा। अच्छा। फिर वो मेल कहाँ रहा, है ना? तो दुनिया में देखिए, मैंने फिर अर्ज किया कि रिप्रोडक्शन का सिस्टम जारी रहना चाहिए। अगर ये जारी नहीं रहा तो इंसानी समाज के लिए सुसाइडल हो जाएगा। बज़ाहिर आपको लग रहा है, आप देखिए, आपको दुनिया कह रही है कि साहब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन गाड़ियां उसी हिसाब से बिक रही हैं, उसी हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं, उसी हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो अब कोई कहे कि कब दुनिया जागेगी? जब जागेगी जिस वक्त जबरदस्त उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, जब एक कलेक्टिव डिस्ट्रक्शन बिल्कुल सामने नजर आ जाएगा कि अब तो खत्म होने वाला है मामला। तो इसी तरीके से ये भी मामलात हैं, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें आई हैं, आइडियोलॉजिकल तौर पे भी आई हैं और जो है वो यानी फिजिकल लेवल पे भी आई हैं, और दुनिया में बज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त हंगामा मचा। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस वक्त जो है वो 20th सेंचुरी की शुरुआत में कम्युनिज्म आया था, तो क्या कहा गया था कि अब दुनिया में मजहब नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा कम्युनिज्म, इसको सबको खत्म कर देगा। और शुरू में ऐसा महसूस भी हुआ, पूरी दुनिया एक के बाद एक कम्युनिस्ट होती चली जा रही थी। लेकिन 70 बरस में कैसा बुलबुला फूटा, 70 बरस में ऐसा बुलबुला फूटा कि आज कम्युनिज्म का तकरीबन प्रैक्टिकल नाम लेने वाला भी कोई नहीं। वो जो ममालिक जो प्योर कम्युनिस्ट ममालिक थे, जैसे चाइना, जैसे रशिया, आज वो तक कैपिटलिज्म के चपेट में है ना। तो ये जो चीजें होती हैं
ये तारीख खुद उनके बारे में फैसला करती है। तो शायद अभी हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में कुछ सालों के बाद जो है वो फैसला तारीख करेगी कि ये वाक़ई ये बात सही थी या सही नहीं। अगर वो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, हाँ। तो सबसे पहले ऐसा हुआ कि क्लास का जो फ़र्क होता है ना, प्यार अंधा है तो वो क्लास का फ़र्क ख़त्म हो गया, फिर रंग रूप का फ़र्क ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर एक टाइम आया जात पात का फ़र्क ख़त्म हो गया, अब इंटर कम्युनिटी मैरिजेस भी होती हैं। लेकिन अब जो टाइम आ गया है, अब इसमें जेंडर का भी फ़र्क ख़त्म हो गया है। अब चले दुनिया जो भी कर रही नहीं हो, नहीं, देखिए जो यहाँ भी पे हो। एक बात है, देखिए प्यार अंधा होता है, ये बात आपने कही, ऊपर के जितने फ़र्क आपने बताए वो सब आर्टिफिशियल फ़र्क थे, लेकिन ये बुनियादी फ़र्क है ना। जेंडर का फ़र्क बुनियादी फ़र्क है भाई। जात पात ये सब इंसानों के बनाए हुए थे, या और भी जो आप बता रही कलर का फ़र्क, ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं। रंग रूप का फ़र्क ये भी इंसानों का बनाया हुआ है। कास्ट धर्म का फ़र्क पहले कास्ट कहा और जाता धर्म, था, ये सब भी बाहर इंसानों धर्म में का, ये भी वो मत भाई करो। धर्म अंदर और बाहर में क्या है, किसी ने अभी कलमा पढ़ा वो अंदर हो गया, किसी ने जो है मसलन इनकार किया वो मुर्तद हो गया, तो वो 1 मिनट में अंदर और 1 मिनट में बाहर। तो मामला वो नहीं है, ये सब वो हैं कि जो फ़र्क इंसानों के पैदा किए हुए हैं, लेकिन ये तो बुनियादी फ़र्क है ना, ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। इससे पूरी एक जज्बात की दुनिया है, जज्बात की दुनिया के ऊपर कॉन्शियस लेवल की दुनिया है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है ना। तो ये कि ये सोचना कि कल को एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि इंसानी नस्ल इसी तरह चलने लगेगी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही फार फेच्ड आइडिया है। और इसके हमारा यूथ आगा अट्रैक्ट हो रहा है इन लोगों की तरफ, इन बेहुदा फहाश बातों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम बस ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जो हमारा यूथ है वो इन चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूथ सपोर्ट करता हुआ भी नज़र आता है। उनकी लाइफ है, उन्हें जीने दो, उनकी मर्जी है, वो जिसे चाहे शादी करें, इस तरह का एक जो फिलहाल हम उन पे कोई फतवा या कोई हम वो थोड़ी लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ठीक है, अगर वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको कर लेने दीजिए, लेकिन हम अपने नौजवानों से ये ज़रूर कहेंगे कि बेटा ये अननेचुरल है। दुनिया में अननेचुरल चीज़ें जो हैं उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। अननेचुरल बहुत सी चीज़ें आई ख़त्म हो गई, और बहुत सी चीज़ दुनिया में इनिशियली बहुत खूबसूरत लगती हैं। नशा कितना अच्छा लगता है, ड्रग एडिक्शन शुरू में कितना अच्छा लगता है, और आखिर में क्या होता है, आखिर में सिवाय तबाही और बर्बादी और पछतावे के अलावा कुछ हाथ में नहीं आता है। दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनिशियली इंसान को बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत उनको लगता है कि ये तो हम तो मतलब ये कि बहुत ही एलेवरिंग लगती है, लेकिन बाद में लगता है कि ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो एक मिराज था, एक जिसे कहते हैं कि एक शराब था कि जिसकी तरफ हम दौड़ रहे थे और उसके बाद हमारे हाथ में क्या आ गया, है ना। तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं। शराब है, बच्चा जिसको शुरू में शराब की लत लगती है वो तो बिल्कुल दीवाना हो जाता है कि इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में, लेकिन बाद में क्या होता है, इंसान को सिवाय पछतावे के और सिवाय जो है वो तबाही और बर्बादी के उसके पास क्या आता है। न जाने कितनी ऐसी चीज़ें, सिगरेट है, जो बच्चे शुरू में सिगरेट पीते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बहुत थ्रिलिंग चीज़ है, इससे तो बहुत जो है वो गोया कि हम लुत्फ आ रहा है, बिल्कुल लुत्फ आ रहा है, लेकिन बाद में क्या नतीजा निकलता है, कैंसर और ये सब चीज़ें, सब कुछ होता है। तो जब दुनिया कितनी चीज़ें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, ये इंसान, अल्लाह ताला ने, आप ये देखिए, खुदावंद आलम ने इंसान को अख्तियार दिया है, ये बात यहाँ से चलती है। इस अख्तियार का वो इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अगर ये कोई नेचुरल चीज़ होती तो हैवानात भी इसको कर रहे होते। क्या हैवानात में ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है? नहीं। जो नेचुरल है वो नेचुरल है, नेचुरल को वो रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना। हम अपने बच्चों से ये कहेंगे कि ये जो वो करने कोई कर रहा है, हम उस पर कोई कमेंट भी नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है, करे, जिस मुल्क को देना हो लेजिटिमेसी वो मुल्क दे दें, जो जिसको करना हो कर दे, इसलिए कि हमारे मना करने से कोई मानेगा तो है नहीं, लेकिन कम से कम हम अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ चला आ रहा है हज़ारों हज़ार बरस से, जो सुन्नत इलाहिया जारी है वही जारी रहने वाली है ना। और ये आती है, एक लहर आती है, फिर समंदर में जम हो जाती है, फिर कोई लहर उठेगी, फिर समंदर में जम हो जाएगी, फिर कोई लहर उठेगी, फिर समंदर में जम हो जाएगी। ऐसा हमेशा होता है और होता आया है और आगे भी होता रहेगा। जी, अगर एक बहुत ही अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि चलो मुल्क तो जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो लीगलाइज कर रही है वो अपनी जगह, लेकिन आज माँ बाप भी इस चीज़ को सपोर्ट करते नज़र आते हैं। बेटों की माएँ बहुओं की जगह दामाद ला रही हैं, खुश हैं, सपोर्ट कर रही हैं। बेटियों की माँ दामाद की जगह बहुएं ला रही हैं, खुश हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या वजह है, जबकि माँ बाप तो पहली हिदायतगाह होते हैं, दर्सगाह होते हैं।
देखिए, ये जिन ममालिक की आप बात कर रही हैं वहाँ पे फैमिली सिस्टम ही टूट गया है। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारों को वेलबींग से मतलब नहीं होता है। सरकारों को वेलबींग से मतलब नहीं होता है। सरकारों को अपने टैक्स से मतलब होता है। सरकारों को अपने सपोर्ट सिस्टम से मतलब होता है। मिसाल के तौर पर, तमाम दुनिया के लोगों ने, साइंसदानों ने मुसल्लम ये फैसला कर दिया है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर देती? क्यों नहीं कर रही? क्योंकि गवर्नमेंट को पब्लिक के वेलबींग से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। टैक्सेस उसी से आते हैं। सारे साइंसदानों ने मुत्तफक तौर पे फैसला कर दिया है कि शराब इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है कि नहीं है? लेकिन खुलेआम बिकती है, खुलेआम बिकती है, खुलेआम पी जा रही है। तो जब दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है तो एक फसाद और सही। हमारा मकसद ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को बताएं कि देखो जैसे ये सब हो रहा है। नहीं, वही हम कह रहे हैं ना, माँ बाप भी नहीं बता रहे हैं ना, माँ बाप को तो नहीं होना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि दामाद और बहू लाना, ये मामला ऐसे ममालिक में है कि जहाँ फैमिली सिस्टम ही खत्म हो चुका है ना। देखिए, बहुत सी चीज़ें, हम खुद बहुत से वेस्टर्न ममालिक में गए हैं, देखा है, वहाँ की बहुत सी ज़िंदगी ऐसी है जो चकाचौंध है, जो चमक और दमक है, वो इंसान का दिल मोह लेती है। लेकिन फिर जब आदमी थोड़ा सा और अंदर जाता है, जब ये देखता है कि यहाँ फैमिली का तो कोई मकसद ही नहीं रह गया, यहाँ माँ बाप अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, वो एक तसव्वुर जो मशरक़ी ख़ानदानों में था कि सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, देर रात तक गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से बहुत ही मजबूत मोहब्बत के बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, वो चीज़ें हमको वहाँ नज़र नहीं आती। और जब वो नज़र नहीं आती हैं तो उसके बाद नतीजा क्या होता है? जब ये बिखरती हैं चीज़ें, तलाक़ों का ज़्यादा हो जाना, सेपरेशन का बहुत ज़्यादा हो जाना, उससे डिप्रेशंस का पैदा होना, जहनी और नफ्सियाती बीमारियों का पैदा होना, ज़बरदस्त नफ्सियाती बीमार लोग वहाँ पाए जाते हैं, ज़बरदस्त। आप ये देखिए कि कैंसर एक महामारी बन चुका है उन ममालिक में। क्यों महामारी बन चुका है? उसकी बहुत सी रीज़न्स है, उसको हम नहीं बता सकते, और इसलिए कि बताएंगे तो और लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें भी इंसान के ऊपर बहुत असर डालती हैं। ठीक है, जो है वो हाइजीन में वो लोग ममालिक बहुत आगे हैं, ठीक है, इनकम ग्रुप में वो ममालिक बहुत आगे हैं, हमारे यहाँ उतना कोई बड़ा आदमी भी नहीं कमा पाता जहाँ वो आम आदमी कमा लेता है। लेकिन उसके बावजूद जब हम ये देखते हैं कि 16 साल का बच्चा जो है वो घर छोड़ के चला जाता है लाजमी तौर के ऊपर, और वो कहीं और रह रहा होता है, उसके माँ बाप अगर कभी दिल भी चाहता है कि वो उसको देखें तो वो उसको देखने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। और अक्सर बच्चे इस तरह घर छोड़ के जाते हैं कि फिर या तो क्रिसमस के वक्त पे थोड़ा सा लौट के आते हैं, या माँ बाप के आखिरी टाइम पे आ जाते हैं, या जिस वक्त उनको जो है वो दफनाया जा रहा होता है तब वो आ जाते हैं, और उनकी आंखों में नमी भी नहीं होती, आंसू तो दूर की बात है, नमी भी नहीं होती। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान को इबरत की तरफ ले जाती हैं कि अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा है तो ये भी सही, इसलिए कि बहुत कुछ हुकूमतें बर्दाश्त कर रही हैं। हुकूमतों को मतलब नहीं है, हमारी जो है हुकूमत क्या नहीं जानती है कि शराब पीना नुकसानदेह है? हमारी हुकूमत नहीं जानती कि जो है सिगरेट पीना नुकसानदेह है? सिगरेट पे इतनी भयानक तस्वीर तो सिगरेट के डिब्बे पे लगा दी। कोई ये पूछे कि जब इतनी भयानक तस्वीर तुमने लगा दी है तो इसको बैन कर दो, इसको इल्लीगल क्यों नहीं कर देते? तो कहा नहीं, अख्तियार दिया। ठीक है, तो फिर ठीक है, ये भी अख्तियार दिया है, इसके नताइज भुगतो। अभी नताइज आने दीजिए। आप जो बात कह रही हैं ना, देखिए समाज में जो कुछ होता है, बस जो असली बात है वो ये, समाज लेबोरेटरी की तरह नहीं होता। लेबोरेटरी में जो साइंस की लेबोरेटरी होती है उसमें यह कि आप ऑक्सीजन और उसमें सल्फर मिलाइए और उसमें जो है सोडियम मिलाइए और आपको फौरन एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है। समाज एक ऐसी लेबोरेटरी है कि जहां नतीजा, समाज में कोई चीज़ आप नहीं डालें तो नतीजा आने में कम से कम 50 साल लगते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए, देखिए कि अभी इसके नतीजे क्या बरामद होने वाले हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सूरत अपनाई जाती है। समाज की रियलिटीज़ एकदम से नहीं पैदा होती हैं कि आपको वाइट रंग का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा इसको मिलने से ये बन गया। नहीं, समाज में जो फिनोमिनन होते हैं उनके नतायज जो हैं वो 50 साल के बाद आते हैं।
ये जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है ना, उसके नताइज आप 10-20 साल के बाद आप देखिएगा, और आना शुरू हो गए हैं। 10 साल पहले से ये शुरू हुआ है, अब 10 साल के बाद वो नताइज सामने आने शुरू हो जाएंगे, जब हर बच्चे की आंखों पे चश्मा चढ़ जाएगा, जब हर बच्चा दिमागी तौर पे कमजोर हो जाएगा, जब ये होगा, जब चीजें आती हैं तो उस वक्त उनके नताइज नहीं सामने आ पाते हैं। इस वक्त चारों तरफ हमारे रेडिएशन और जो सिग्नल्स हैं उसकी वजह से जो है वो परिंदे गायब हो गए माहौल से। जिस वक्त ये चीजें शुरू हुई थी उस वक्त हमने कितने अच्छी तरह से उसको वेलकम किया था। याद कीजिए मोबाइल का जो इनिशियल दौर था कि किस तरह से कितना खुशी होती थी, कैसा स्टेटस सिंबल बन गया था कि जिसके पास मोबाइल होता था उसको जो है उसके लिए स्टेटस की कितना बड़ी वाहवाही होती थी कि साहब इनके पास मोबाइल है। लेकिन आज आप ये देखिए कि उसके नताइज सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं हो रही। आज हर माँ बाप परेशान है या नहीं है कि इस मोबाइल ने हमारे बच्चे की तालीमी सलाहियत को खत्म कर दिया है कि नहीं ऐसा। बस तो इसीलिए मैंने अर्ज किया कि जो भी कोई सोशल फिनोमिनन जब आता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो उसके नताइज निकलने में 50 बरस लगते हैं, और जब 50 बरस हो जाते हैं तब समाज फैसला करता है कि ये चीज समाज के लिए अच्छी थी या बुरी थी। दीन का काम ये है जो कहता है कि हम वही इलाही से आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम जो है वो कम से कम 10-20-200-400 साल तक पहले तुम जो है लिवर कैंसर का शिकार हो तब तुम्हें पता चले कि शराब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। हम तुम्हें पहले बता देंगे कि तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, अब तुम्हारी जो है चॉइस के ऊपर है कि तुम इसे कबूल करते हो या नहीं करते हो। अगर नहीं करोगे तो फिर जब तुम मरने पे अटक जाओगे तब तुम जरूर फैसला लिखोगे कि हाँ ये हमारे लिए नुकसानदेह थी, हमसे गलती हो गई, है ना। लेकिन शरीयत ये करती है कि आपको भटकने से पहले बता देती है कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, एक दूसरा रास्ता भी है। वो रास्ता कौन सा है? वही तुम्हारी चॉइस वाला कि बरत लो और जब अपनी नस्लों को बर्बाद कर लोगे तब तुम उसी नतीजे पे पहुंचोगे जिस नतीजे पे वही इलाही तुम्हें ले जाना चाह रही थी। लेकिन हमने तुम्हें पहले बता दिया था, अब तुम नहीं कर रहे हो तो डालो इस रास्ते से आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। जी आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ऐसा पेचीदा मौजू हमने लिया लेकिन आपने उसको बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाया है। लेकिन अभी हमारे सवाल बाकी हैं क्योंकि वक्त में गुंजाइश कम है, इसीलिए हम इस टॉपिक को यहाँ रोकते हैं। नाजरीन, आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि ऐसे बहुत से आगा ने जिस तरह बार बार कहा कि बहुत से दौर आते हैं, तूल पकड़ते हैं, ज़ोर पकड़ते हैं और वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम कुछ ही वक्त गुजरे हुए पहले को देखें, जो कोरोना वायरस आया था, इतना ज़्यादा छा गया था 3-4 साल में, लेकिन ख़ुद ब खुद वो दौर भी ख़त्म हो गया। और इसी तरह ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर उस चीज़ के पीछे चल पड़ें लब्बैक कहते हुए या उसे सही एक्सेप्ट कर लें। कभी कभी हम नो ओपिनियन भी रख सकते हैं। इसी पैगाम के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।